Hello everyone. So today we are going to do another question, that is we will do tabular comparison. Okay, comparison in tabular form. It is some, like, for me it is a very easy type of understanding a question. So let's write aspect, then Durkheim. His full name is Emile Durkheim and Talcott Parsons. इन दोनों को हमें अब वो करना है, कंपेयर करना है इन दोनों का व्यू ऑन एजुकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी टाइम पीरियड. कौन से टाइम पीरियड में ये आया था? तो लेट्स टेक ब्लू फॉर एमाइल. एमाइल आया था लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में. ठीक है, एंड लेट्स टेक रेड और पिंक फॉर टैलकट पार्सन. ये आए थे हमारे मिड 20th सेंचुरी में. ओके, देन कम्स हमारा मेन फोकस. मेन फोकस एमाइल डर्किन का किस पे था? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एमाइल मेरे थोड़े कलर अब चेंज होते रहेंगे. मेन फोकस एमाइल डर्किन का था मॉरल एजुकेशन पे एंड सोशल सॉलिडारिटी पे, जो अभी हमने पीछे पढ़ा. ठीक है, इसका मेन फोकस इन पे था. वहीं टैलकट पार्सन का किस में था? रोल एलोकेशन. मेन फोकस उनका रोल एलोकेशन पे था एंड वैल्यू ट्रांसमिशन पे. देन कम्स हमारा लेट्स से व्यू ऑफ सोसाइटी. व्यू ऑफ सोसाइटी, तो हमारा डर्किम का व्यू ऑफ सोसाइटी क्या था कि सोसाइटी एज अ मॉरल एंटाइटी यूनिफाइड बाय शेयर्ड बिलीव्स. है ना, हमने बताया था ना कि शेयर्ड बिलीव्स होते हैं सबके, जो हम बच्चों को स्कूल से यंग एज से सिखाना शुरू कर देते हैं. देन कम्स सोसाइटी एज अ टैलकट पार्सन सेज सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स. जो सोसाइटी है वो काफ़ी इंटर रिलेटेड पार्ट्स का एक सिस्टम है. देन कम्स हमारा फंक्शन ऑफ एजुकेशन. इसमें फंक्शन ऑफ एजुकेशन में हमारा डर्किम का क्या व्यू था कि ट्रांसमिट करना है नॉर्म्स, ट्रांसमिटिंग नॉर्म्स, वैल्यूज़, और वही हमारा टैलकट पार्सन का था ब्रिजिंग फैमिली एंड सोसाइटी, प्रिपेयरिंग फॉर एडल्ट रोल्स. जहाँ पे हमारा एमाइल डर्किन बोलते थे कि एजुकेशन का फंक्शन होता है हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना. तो वही टैलकट पार्सन कहते थे एजुकेशन का फंक्शन है फैमिली और सोसाइटी के बीच एक ब्रिज बनना एंड प्रिपेयर करना एडल्ट रोल्स के लिए उनको. ठीक है, देन कम्स की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या था हमारा एमाइल डर्किम का? की कॉन्सेप्ट था सोशल सॉलिडारिटी, मोरल रेगुलेशन. ये तो ऊपर अभी हमने पढ़ा है. सोशल सॉलिडारिटी आपको जहाँ भी एमाइल डर्किम के व्यू ऑफ एजुकेशन के ऊपर लिखना होगा तो आपको ये तीन चीज़ें तो याद ही रखनी है: सोशल सॉलिडारिटी, मोरल रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. ये तीन चीज़ आपको ज़रूर ऐड करनी है. देन की कॉन्सेप्ट ऑफ टैलकट पार्सन इज
रोल एलोकेशन, ये आपको इसका टैलकट पार्सन के बारे में याद रखना है कि इसका रोल एलोकेशन था, एंड मेरिटोक्रेसी था। कुछ मेन की पॉइंट्स अगर हमें की टर्म्स याद रहते हैं और हम उसको ऐड कर दें तो विल गेट द मार्क्स। ओके, देन नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स, इमाइल का क्या था, प्रोमोट्स कॉमन वैल्यूज एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक कॉमन वैल्यू ही तो हम प्रमोट करते हैं, ऐसा तो नहीं है एक बच्चे को दूसरी वैल्यू सिखा रहे हैं, दूसरे बच्चे को दूसरी वैल्यू सिखा रहे हैं। सो प्रमोट करना एक कॉमन वैल्यू को और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना। और वही टैलकट पार्सन कहते थे नेचर ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, shifts from particularistic to universalistic standards। एक particularistic से universalistic standard में shift होगा। then हमारा आता है 2 more points are there, theoretical tools। first is theoretical tools and the second is example, last one is example। so theoretical tools में इमाइल डल्किन बोलते थे मॉरल एजुकेशन, अभी मैंने बताया, एंड कलेक्टिव रिचुअल्स। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हमें मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। और वही टैलकट पार्सन ने थ्योरेटिकल टूल्स में हमें दिया सोशल सिस्टम, और यहाँ पे हमें दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहाँ हो गया हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, और हमारा हो गया को करिकुलर सेटिंग्स। तो एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हो कि हमें इसने इमाइल डल्किन ने मॉर्निंग असेंबली का एग्जांपल दिया। तो इसमें इनका क्या मतलब था, इनका मतलब था द प्रैक्टिस ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन इंडियन स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स सिंग द नेशनल एंथम। जब हमारा प्रैक्टिस हो रहा होता, प्रैक्टिस तो नहीं खैर, मॉर्निंग असेंबली हो रही होती है स्कूल्स में, तो बच्चे क्या गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन मॉरल वैल्यूज़ इन अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रिचुअल दैट प्रमोट्स यूनिटी एंड रीइंफोर्सेस शेयर्ड आइडेंटिटी, है ना। तो इसमें क्या था, जब मॉर्निंग असेंबली में हम नेशनल एंथम गाते हैं तो सारे बच्चों के अंदर एक मॉरल वैल्यू का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सब एक ही चीज़ एंथम गा रहे होते हैं, ठीक है, एक ही मॉरल वैल्यू सबके अंदर हो रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये कलेक्टिव रिचुअल होता है जो प्रमोट किसको कर रहा है, यूनिटी को प्रमोट कर रहा है और एक शेयर्ड आइडेंटिटी बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो डर्किम का एम्फेसिस था वो किस पे था, सोशल इंटीग्रेशन पे था। सॉरी यहाँ पर नहीं, तो हम लिख सकते हैं डर्किम्स एम्फेसिस वाज ऑन किस पे, सोशल इंटीग्रेशन। ओके राइट। फिर हमने जो यहाँ पे दिया कि टैलकट पार्सन में हमने दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया हमारा, है ना, जेईई हो गया हमारा, है ना। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, को करिकुलर सिस्टम हो गया। ये हमने एज ए एग्जांपल क्यों रखा टैलकट पार्सन में, क्योंकि इट वर्क्स, इट फंक्शंस एज अ meritocratic filters aligning with Parsons' view that education allocates individual to roles suited to their capabilities। हम जो ये था हमारा टैलकट पार्सन, इसका क्या था व्यू, दैट education allocates individual to roles suited to their capabilities। अब जो बच्चा यूपीएससी क्लियर कर पा रहा है सिर्फ वो ही आगे जा पा रहा है, जो बच्चा नीट क्लियर कर पा रहा है सिर्फ वही एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर पा रहा है।
है। तो एजुकेशन हमें एक एलोकेट करता है, हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन एलोकेट करता है उसका रोल, जो उसको बेस्ट सूट करता है वो रोल उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हमें टैलकट पार्सन ने बोली, उसका उनका एम्फेसिस इस चीज़ पे था। ओके, सो देन ऑफ कोर्स we'll go ahead for the conclusion part, that will be, let's write conclusion। मेरा मेन फोकस कंक्लूजन पे से रहता है, क्योंकि जैसे हम पूरा आंसर फ्रेम करते हैं, हम चाहे जितना इफेक्टिवली जितना इन्फॉर्मेशन डाल के जितना अट्रैक्टिवली उस आंसर को फ्रेम कर लें, इफ़ वी डोंट हैव एनी कंक्लूजन द आंसर इज़ इनकम्प्लीट। सो इन कंक्लूजन वी कैन राइट, while both Durkheim and Talcott, or you can say Parson, anything, view education as essential to the functioning of society, their approaches differ। चाहे वो दोनों ही ये बोल रहे हों, डर्किम और टैलकट दोनों ही बोल रहे हों कि एजुकेशन एक एसेंशियल पार्ट है फंक्शन करने के लिए सोसाइटी में, बट उन दोनों की ही जो अप्रोच है वो क्या है, अप्रोच इज़ वेरी डिफरेंट, देयर अप्रोचेज आर वेरी डिफरेंट। ओके, सो नाउ we can continue writing। Durkheim emphasizes the moral and integrative function of education, focusing on shared values and social cohesion, whereas Parsons on the other hand stresses the systematic and meritocratic role of education in preparing individual for specific roles in the economy and society। Then we can write both perspectives remain foundational in understanding how education institution maintain the continuity and stability of social structures। That is how I write answers। Okay, so when we write the conclusion, that means our answer is complete। So let's move ahead, as we have done the comparison of both the functionalists, we'll go ahead for the similarities between them। Okay, there are two similarities between both the functionalist perspectives। Do you know they both are functionalist perspectives? Of course। So they both are functionalist perspectives। फंक्शनलिस्ट्स हैं वो दोनों, और इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स को मैं बोल रही हूँ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स। ओके,
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बोथ स्कॉलर्स अप्रोच एजुकेशन फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट फ्रेम। जैसे कि मैंने बोला कि इन दोनों की ही अप्रोच जो है वो एक फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर क्या आ जाएगा कि बोथ स्कॉलर्स अप्रोच, दोनों ने एजुकेशन को कैसे अप्रोच करा है, एजुकेशन फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, दोनों ने फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही अप्रोच करा है एजुकेशन को। दे बिलीव एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे बिलीव एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। एजुकेशन किसको कंट्रीब्यूट करता है, मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर को, एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करवाने में। ठीक है, दोनों का एक सेम मीनिंग है। एज वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑल्सो लाइक व्हाट से they both would view disruptions in the education system। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, view disruptions in the education system। अब क्या देखा, जैसे इनइक्वालिटी हो गई हमारी, लाइक इनइक्वालिटी और ड्रॉप आउट्स। ठीक है, क्यों, ये दोनों चीज़ क्या है हमारी सोसाइटी के लिए थ्रेट। इन्होंने डिस्ट्रप्शन देखा जो एजुकेशन सिस्टम में एज अ थ्रेट टू सोशल कोहेजन और सिस्टम स्टेबिलिटी। सो वी कैन से दैट both would view disruptions in the education systems as threats to social cohesion or system stability। देन हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सिमिलैरिटी में सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं कि बोथ सी स्कूल्स एज इंस्टीट्यूशन, दोनों ने ही डर्किम एंड टैलकट, इन दोनों ने ही क्या देखा, स्कूल जो है वो इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, प्रमोट करता है इंटीग्रेशन को एंड प्रिपेयर, किसे प्रिपेयर करेगा, इंडिविजुअल्स को to be functioning member of society, to be functioning member of society। ठीक है, तो दोनों का सेम ही व्यू था। देन कम्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इसमें आएगा कि इन बोथ बिलीव, स्कूल्स जो हैं हमारे वो एसेंशियल हैं, क्यों, टू ट्रांसमिट सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर। ठीक है, बस इसमें यह है कि डर्किम के अकॉर्डिंग मॉरल एजुकेशन और टैलकट के अकॉर्डिंग इंटरनलाइजिंग सोसाइटल रूल्स।
ये दो चीज़ ऐसे हैं जो ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी इन दोनों के नाम से, ठीक है। देन है प्रिपरेशन फॉर सोशल रूल्स। फोर्थ वन इज प्रिपरेशन फॉर सोशल रूल्स, ठीक है। डर्किम ने क्या किया था, स्कूल प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू टेक देयर राइटफुल प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। और पार्सन का बिलीव था कि जो स्कूल सॉट और एलोक्वेट रोल्स बेस्ड ऑन मेरिट के बेसिस पे हमें हमारे जो रूल्स हैं वगैरह एलोकेट किए जाते हैं। तो बोथ व्यू एजुकेशन एज रोल प्रिपरेटरी, बोथ व्यू एजुकेशन एज रोल प्रिपरेटरी, जो हमें हमारे रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। अलाइनिंग इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ विद सोसाइटल नीड्स, सेम है, तो रोल प्रिपरेटरी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर। रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, जिसमें हम बोल सकते हैं एजुकेशन सस्टेन्स द स्टेटस को बाय reinforcing societal norms and values. Both see this reproduction as largely positive. तो both see this as largely positive and necessary for society's continuity and cohesion, right? So you can say that जो दोनों थे वो इसमें बिलीव करते थे क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी सोसाइटी को कॉन्टिन्यूटी में चलाने के लिए। अब आप बोलोगे कि क्या कहते हैं हाउ वी कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव, तो हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं और अट्रैक्टिव। लाइक आप इसे या तो एंड में बना सकते हैं आंसर के, या आप इसे स्टार्टिंग में बना सकते हैं आंसर के, जिसमें आप लिख सकते हैं सेंटर में व्यू पॉइंट्स ऑन एजुकेशन। ओके, सो likewise I like making clouds, so I do this and then this. नीचे आप लिख सकते हैं talented person, ऊपर आप लिख सकते हैं हमारा इमाइल डर्किन, ठीक है। अब इमाइल डर्किन भी जो था हमारा सेम चीज़ है, हम सेम तो नहीं था खैर, जो था एक तो ये था फंक्शनलिस्ट, ठीक है। दूसरा हम लिख देंगे इसमें रोल ऑफ एजुकेशन प्रमोट सोशल सॉलिडारिटी, प्रमोट सोशल solidarity. Okay, then we can write transmission of moral values through education and discipline. तो हम लिख देंगे ट्रांसमिशन थ्रू moral education एंड डिसिप्लिन। देन और क्या लिख सकते हैं, अब इसमें लिख सकते हैं सोशल इंटीग्रेशन, है ना, बिल्ड्स कलेक्टिव कंसाइंस, बिल्ड्स कलेक्टिव कंसाइंस। देन हम लिख सकते हैं प्रिपेयर्स फॉर सोशल लाइफ एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रिपेयर्स फॉर सोशल लाइफ एंड बस यही लिख सकते हैं। और वही हम टैलेंटेड पर्सन का लिख सकते हैं, लेट मी जस्ट मेक दिस, टैलेंटेड पर्सन का हम लिख सकते हैं सेम फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क तो इनका भी था फंक्शनलिज्म, और इट इज़ नॉट विजिबल, चलो दिख रहा है, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं
Role of education is to maintain social system, transmission through internalizing universal standard, transmission through internalizing universal standards। और हम इसे लिख सकते हैं सोशल इंटीग्रेशन, और जिसमें आप लिख सकते हो कि एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू सोशल ऑर्डर। ठीक है, और एक लिख सकते हैं प्रिपेयर्स एडल्ट prepares for adult roles based on merit। तो बेसिकली इससे यही होता है कि आप एक छोटा सा समरी टाइप और जिस्ट टाइप दे देते हो, दैट यू नो द आंसर एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव रिटन ऑन द पैराग्राफ। So thank you so much for watching the video।